सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके जमात नहुम के साइंस मजमून के सबक नंबर 3 बरक़ रवां, जिसे इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका पार्ट नंबर 2 दूसरा हिस्सा हम आप स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले के हिस्से में हमने शुरू के जो 4 पेजेस हैं उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर दिए हैं। उसमें इंट्रोडक्शन था, बरक़ी ख़वा का फ़र्क वगैरह हमने देखे। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मज़ाहिमत और ओहम का क़ानून, इस टॉपिक से हम अपनी शुरुआत करेंगे। मज़ाहिमत को रेजिस्टेंस कहा जाता है। देखिए, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको कोई चीज़ में रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल वगैरह, हिंड्रेंस, ये सब चीज़ों को मज़ाहिमत कहा जाता है। मज़ाहिमत यानी रोकना। यहाँ पे मज़ाहिमत क्यों इस्तेमाल किया हुआ है कि जब किसी मौसिल से बरक़ी रो गुज़रती है तब उसका जो है तसादुम होता है, टकराव होता है। इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जब बहाव होता है मौसिल से, उसी को हम कहते हैं बरक़ी रॉ। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बहाव में बीच में उनका आपस में भी टकराव होता है और दूसरे जौहर यानी आइटम्स से भी उनका टकराव होता है, जिसकी वजह से उनके बहाव में रुकावट पैदा होती है। उसी रुकावट को यहाँ पर फिज़िक्स की ज़बान में मज़ाहिमत कहा हुआ है। अब देखिए, ओहम नाम का साइंसदान था, बड़ा अजीम साइंसदान गुजरा है, जर्मन माहिर तबैया था। उसने एक क़ानून पेश किया, यानी कि बरक़ी रॉ और बरक़ी ख़वा का फ़र्क, इन दोनों में ताल्लुक़ को बताने के लिए। तो इस ताल्लुक़ को बताने के लिए यहाँ पे उस एक मसावत, बल्कि एक तनासुब उसने पेश किया। उस तनासुब को आप देखिए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I V के रास्त तनासुब में होता है। अब देखो बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि I जो होता है ये बरक़ी रॉ है, V ये मौसिल के दो सिरों के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क है। ये बरक़ी रॉ, बरक़ी ख़वा का फ़र्क, बरक़ी बार, ये तीन मिलते जुलते जो अल्फाज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ का जो फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क, ये हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बरक़ी रॉ, बरक़ी ख़वा का फ़र्क, बरक़ी बार, ये बार बार एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं, इनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो आप उस वीडियो को केयरफुली देख लीजिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने जो ताल्लुक़ बयान किया था, उसने ये कहा था कि जब मौसिल की तबई हालत अगर मुस्तकिल हो, यानी उसमें कोई चेंज ना हो। मौसिल की तबई हालत मतलब क्या? देखिए, यहाँ पे मौसिल की तबई हालत के बारे में बताया हुआ है कि इससे मुराद इसकी लंबाई, अर्ज़ी तराशे का रकबा, दर्जे हरारत और मादा है। यानी कि आप देखिए, ये यहाँ पे दो मौसिल है, ठीक है। अब इनकी अगर तबई हालत को, या किसी भी मौसिल की तबई हालत को अगर मुस्तकिल रखा जाए, यानी उसमें कोई चेंज ना किया जाए, यानी उसकी लंबाई को, उसके अर्ज़ी तराशे के रकबे को, दर्जे हरारत को, और उसका जो मादा है, यानी वो किस चीज़ से बनी हुई है, मसलन अगर वो तांबे की है तो तांबे की ही रहे, तो इसको अगर मुस्तकिल रखा जाए तब वो अपने क़ानून के तहत कहता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये वाला, ठीक है। अब इसी को हम अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो इसमें से गुज़रने वाली बरक़ी रॉ आए और उस मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान के बरक़ी ख़वा का फ़र्क के रास्त तनासुब में होती है। यानी कि ये जो बरक़ी रॉ है, ये बरक़ी ख़वा के फ़र्क के रास्त तनासुब में होती है। रास्त तनासुब का मतलब होता है एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसी तनासुब से बढ़ती है, ठीक है। उसे कहते हैं रास्त तनासुब। इसका अपोजिट होता है माकूस तनासुब। माकूस तनासुब में एक शय अगर बढ़ती है तो दूसरी शय घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I V के रास्त तनासुब में है, ठीक है। रास्त तनासुब को एक दूसरा लफ्ज़ भी है, उसे कहते हैं मुस्तकीम तनासुब। चलिए, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर किसी तनासुब को इस तरह से मसावात की शक्ल दी जानी है तब उसे एक मुस्तकिल से ज़रब दिया जाता है, एक मुस्तकिल से ज़रब दिया जाता है। तो I इज़ इक्वल टू KV। यहाँ पर K जो है ये मुस्तकिल है, ये तनासुब का मुस्तकिल है। चलिए, अब यहाँ पे मौसिल की जो मज़ाहिमत है वो R है, और R जो है 1/K के बराबर है, ठीक है। तो V की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी? I
ज़रब 1/k, I ज़रब 1/k। इसको समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल हैं। देखिए इक्वेशंस, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है अगली हमको इससे इक्वेशन हासिल होती है, V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। ये ओहम के क़ानून की मसावत है, V इज़ इक्वल टू आई आर। या इसको दूसरा जो है उसकी मॉडिफाइड शक्ल है, R इज़ इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, ये इसी की मॉडिफाइड शक्ल है। इसको हम जो है ज़ाब्तों को आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे V इज़ इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे अगर कोई R की कीमत मालूम करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वाला I है उसको हम मसावत की दूसरी जानिब भेज देंगे। मसावत की दूसरी जानिब भेजते वक्त मसावत के उसूलों के एतबार से यहाँ पे वो ज़रब की हालत में है, मसावत की दूसरी जानिब पे जाने के बाद वो तकसीम की हालत में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमको एक दूसरा जो है ज़ाब्ता हासिल होता है। ठीक है, R इज़ इक्वल टू V अपॉन I। ये दोनों भी ज़ाब्ते एक ही हैं, लेकिन एक इसका जो है तो मॉडिफाइड शक्ल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यही ज़ाब्ता जो है वो हमका क़ानून है। चलिए, मुंदरज बाला ज़ाब्ते की मदद से हम मज़ाहमत की SI निज़ाम में इकाई हासिल कर सकते हैं। SI निज़ाम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ये फ्रांसीसी लफ्ज़ है। सिस्टम डी इंटरनेशनल, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे SI निज़ाम क्या हुआ, यानी पूरी दुनिया में जो निज़ाम लागू हो चुका है उसे SI निज़ाम कहते हैं। अब उसमें इकाई क्या है, देखिए SI निज़ाम में बरक़ी ख़वा के फ़र्क को वोल्ट से और बरक़ी रौ की पैमाइश एम्पियर में की जाती है। तो मज़ाहमत की जो पैमाइश है वो क्या होगी, V/A। इसी को ओहम कहते हैं। ओहम को इस अलामत से देखिए ज़ाहिर किया जाता है। अब एक ओहम की जो कीमत होती है वो क्या है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। देखिए एक ओहम मज़ाहमत की मिक़दार कितनी होती है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर किसी तार के दो सिरों में 1 वोल्ट बरक़ी ख़वा का फ़र्क हो और तार से 1 एम्पियर बरक़ी रौ गुज़र रही हो तो उस तार की मज़ाहमत 1 ओहम होती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मज़ाहमत और मज़ाहमियत। देखिए दो अल्फाज हैं, फिर वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले 3 मिलते जुलते अल्फाज के दरमियान फ़र्क देखा था, बरक़ी रौ, बरक़ी ख़वा का फ़र्क और बरक़ी बार। तो ये देखिए रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मज़ाहमत और मज़ाहमियत। उसके पहले हम यहाँ पे एक अजीम साइंसदान जिसने बरक़ी रौ के बारे में बहुत सी तहक़ीक़ात की, इसकी मालूमात को देखेंगे। जर्मन माहिर तबैयात जॉर्ज साइमन ओहम ने ये क़ानून बयान किया जो बरक़ी दौर में मज़ाहमत महसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हीं की याद में मज़ाहमत की इकाई को ओहम नाम दिया गया। देखिए मज़ाहमत और मज़ाहमियत, यहाँ पे मज़ाहमत को समझते हैं जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जिक्र किया, जब इलेक्ट्रॉन का बहाव मौसिल में तेज़ी से होता है तब उसके रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। वो आपस में भी टकराते हैं, वो दूसरे जो है जौहरों से भी टकराते हैं। इस वजह से उनके फ़्लो में, उनके बहाव में रुकावट पेश आती है, उसी को मज़ाहमत कहते हैं। ठीक है, और मज़ाहमियत क्या है, देखिए ये मज़ाहमियत किसी ख़ास दर्जे हरारत पर मौसिल की मज़ाहमत इसकी मादे की लंबाई L और अर्ज़ी तराशे के रकबे A पर मुनहसर होती है। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा दोनों के अंदर ताल्लुक़ दिखाया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मौसिल की मज़ाहमत R है, हम अभी देखिए ताल्लुक़ किस में देख रहे हैं मज़ाहमत और मज़ाहमियत। ठीक है, अब मज़ाहमियत को यहाँ पे रो से, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है रो, इससे ज़ाहिर किया हुआ है। चलिए आप देखिए मज़ाहमत और लंबाई में क्या ताल्लुक़ होता है। ठीक है, मज़ाहमत और लंबाई में ये ताल्लुक़ है कि मज़ाहमत अगर बढ़ेगी यानी लंबाई अगर बढ़े तो मज़ाहमत भी बढ़ेगी, यानी ये एक दूसरे के रास्त तनासुब में है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मौसिल की लंबाई देखिए, यहाँ पे एक मिसाल देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो मौसिल तार बनाए। ऊपर वाला लंबा है, नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाले की मज़ाहमत ज़्यादा रहेगी। अगर दोनों सेम मैटर के बने हुए हैं तो ऊपर वाले की मज़ाहमत ज़्यादा रहेगी और नीचे वाले की मज़ाहमत कम रहेगी। ठीक है, अब देखिए लंबाई का तो हमको ताल्लुक़ समझ में आ गया, लंबाई का और मज़ाहमत का क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रास्त तनासुब में। ठीक है, लेकिन अर्ज़ी तराशी का रग़बा और मज़ाहमत, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे के माकूस तनासुब में। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये माकूस तनासुब है। अच्छा ऐसा क्यों है,
इसको एक छोटी सी मिसाल से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मिसाल तो दे दी आपको कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसकी मज़ाहिमत ज़्यादा होती है, जिसकी लंबाई कम होती है उसकी मज़ाहिमत भी कम होती है, ठीक है। जैसे रनिंग का मुकाबला है और 1 किलोमीटर की दौड़ है, तो बच्चों को के आपस में टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वही मुकाबला अगर आधे किलोमीटर की रनिंग का है तो उसमें बच्चों के आपस में टकराने के चांसेस कम हैं। वही इसी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि जितना मौसिल तार लंबा होगा, जितना ज़्यादा लंबा होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी मज़ाहिमत होगी, आपस में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। अब यहाँ पे देखिए अर्ज़ी तराशे का रकबा। अर्ज़ी तराशे का रकबा जो है ये मज़ाहिमत के माकूस तनासुब में होता है, ठीक है। उसको इस मिसाल से हम समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक मिसाल मैं देता हूँ। ये इतना चौड़ा रास्ता है, ठीक है, और ये उसके मुकाबले में थोड़ा बारीक रास्ता है। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है 4 लोग रनिंग कर रहे हैं इस चौड़े रास्ते पे, और यहाँ पे भी 4 लोग रनिंग कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन चारों के आपस में टकराने के चांसेस कौन से रास्ते पर ज़्यादा होंगे। ये पहले वाला जो चौड़ा है वहाँ इनका टकराव बहुत कम होगा, और ये दूसरे वाला जो तंग रास्ता है इसमें इनका टकराव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही मामला है। जब बरक़ी बहती है मौसिल के अंदर, उसका रास्ता अगर इस तरह से तंग हो तो उसमें मज़ाहिमत ज़्यादा होती है, और उसका रग़बा अगर ज़्यादा हो तो मज़ाहिमत कम होती है, ठीक है। रग़बा कम, मज़ाहिमत ज़्यादा, रग़बा ज़्यादा, मज़ाहिमत कम, ठीक है। तो ये दोनों का जो है आप फ़र्क अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर इन तनासुब को मिला दिया जाए, ये इन तनासुब को दोनों को, ठीक है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो ये तनासुब इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों को मर्ज करने के बाद R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था कि किसी भी तनासुब को अगर मसावात की शक्ल में लिखना है तब उसे किसी मुस्तकिले से ज़रब देना होती है। तो यहाँ पे ये जो मुस्तकिल है ये है रो मज़ाहिमियत। तो यहाँ पे हमको एक मसावत हासिल होती है। रो इज़ डायरेक्ट R इज़ इक्वल टू रो L/A, ठीक है। यहाँ पे रो और L/A इनके दरमियान ज़रब की अलामत दी हुई नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब इस तरह से लिखा जाता है तब आपस में इन दोनों में ज़रब का अमल होता है। तो ये दोनों का ताल्लुक़ हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मज़ाहिमत जो होती है ये, ठीक है, उसका ताल्लुक़ मज़ाहिमियत से क्या है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम देखेंगे। यहाँ रो तनासुब का मुस्तकिल है। इसे देखिए, रो ये वाला, ये रो तनासुब का मुस्तकिल है। इसे मौसिल मादे की मज़ाहिमत कहते हैं। देखिए यहाँ पर मज़ाहिमत लिखा हुआ है जबकि ये मज़ाहिमियत होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, मैं यहाँ पे इसको करेक्शन कर देता हूँ, आप भी करेक्शन कर दीजिए बुक्स में अगर मौजूद हो तो। मज़ाहिमियत होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। चलिए, तो SI निज़ाम में मज़ाहिमियत की इकाई ओहम मीटर है। देखिए मज़ाहिमियत की इकाई ओहम मीटर है, मज़ाहिमत नहीं है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा और डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर कर दीजिए। मज़ाहिमत की इकाई ओहम है और मज़ाहिमियत की इकाई ओहम मीटर है, ठीक है। मज़ाहिमियत मादे की इम्तियाज़ी ख़ासियत होने की वजह से मुख्तलिफ़ मादों के लिए मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब ये कैसी होती है देखेंगे। कुछ मादों की मज़ाहिमियत दी हुई। तांबा देखिए 1.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -8 ओहम मीटर। नाइक्रोम 1.1 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6 ओहम मीटर। हीरा इसकी दी हुई है 1.62 से 1.62 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 से लेकर 1.62 ज़रब 10 की क़ुव्वत 13, इतनी इसकी मज़ाहिमियत होती है। आप देखिए मज़ाहिमियत यहाँ पर सबसे कम किसकी नज़र आ रही है ना, तांबे की नज़र आ रही है। सबसे कम तांबे की मज़ाहिमियत नज़र आ रही है। इसलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि तांबा बहुत अच्छा मौसिल है। कैसे से पहचानेंगे बच्चों? जिसकी मज़ाहिमियत सबसे कम है उसकी वो मौसिल सबसे अच्छा मौसिल। अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे कि विच वन इज़ गुड कंडक्टर, देन यू विल हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देम, कि उनकी मज़ाहिमियत आपस में उसका जो है तो मवाजना करेंगे आप। जिसकी मज़ाहिमियत कम रहेगी वो उतना ही अच्छा बर्क़ का मौसिल होगा। चलिए, अब यहाँ पे आपसे गौर
कीजिए के तहत एक सवाल पूछा हुआ है कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कि एसआई निज़ाम में मज़ाहिमियत की इकाई ओहम मीटर है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा से इस मसावत की तरफ आते हैं कि रो इज़ डायरेक्टली, देखिए ये वाली रो, सॉरी, आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देखिए अब तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, अब हमको जो है इसकी कीमत अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा एल अपॉन ए इसको मसावत की दूसरी जानिब भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे आर तो पहले से ही है, ठीक है, ये होगा आर, ये एल अपॉन ए ये उस जानिब चला जाएगा, तो मसावत के उसूल के तहत क्या हो जाएगा, इसको उलट दिया जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। यहाँ पे एल अपॉन ए है, वहाँ जाने के बाद ये उलट हो जाएगा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा की जानिब और नसबनुमा शुमार कुनिंदा की जानिब, ये मसावत के उसूल हैं। तो ये हो जाएगा ए अपॉन एल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, रो। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, रो इज़ इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ से आगे का थोड़ा सा इस साइड में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रो होता है, रो मज़ाहिमियत, वो उसका ज़ाब्ता है आर ए अपॉन एल। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी सब की हम क्या करेंगे, यूनिट्स रखेंगे, इकाइयाँ। मज़ाहिमत को कैसे नापते हैं हम, ओहम में। ठीक है, उसके बाद हम एरिए को कैसे नापते हैं, मुरब्बा मीटर में, मुरब्बा मीटर। ठीक है, इस तरह से। लेंथ को हम किस तरह से नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसको और सिंप्लीफाई करके रो, अब ये मीटर का मुरब्बा है इसलिए इसको मीटर ज़रब मीटर भी लिखा जा सकता है अपॉन, और ये एम। ठीक है, अब ये नीचे वाला एम और ये ऊपर वाला एक एम, ये हो जाएगा कैंसल। तो आखिर में अब हमको जो बचता है वो देखिए ये ओहम मीटर। तो रो की जो इकाई है यानी मज़ाहिमियत की जो इकाई है वो ओहम मीटर है। इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक बरक़ी दौर यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसको समझने के लिए ये जो शक्ल आपकी बुक में दी हुई है, इसको आप ज़रा गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस शक्ल की बैटरी से। बैटरी से इसलिए कि भाई बैटरी तो इंजन है, बैटरी नहीं होगी तो बरक़ी दौर में करंट कहाँ से आएगा, बरक़ी दौर में करंट नहीं आएगा तो फिर बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इस तरह से बैटरी इसकी सबसे मेन पार्ट है। तो देखिए बैटरी यानी जिसे हमको बरक़ी दौर फराहम होती है। इसके एक जानिब मुस्बत सिरा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और दूसरी जानिब मनफी सिरा। ठीक है, और बरक़ी दौर की जो सिमत है वो इस तरह से आपको मुस्बत से मनफी सिरे की जानिब दिखाई गई है। ठीक है, फिर बैटरी जो है मौसिल तार से जुड़े हुए, बीच में यहाँ पर आपको एम मीटर जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये मुसलसल जोड़ में जुड़ा हुआ है। मुसलसल जोड़, मुतवाज़ी जोड़, ये क्या चीज़ें होती हैं हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मुसलसल जोड़ में जुड़ा हुआ है। ये एम मीटर है। एम मीटर कब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, एम मीटर जब किसी मौसिल से गुज़रने वाली बरक़ी रौ की पैमाइश करना हो। किसकी पैमाइश करना हो, बरक़ी रौ की पैमाइश करना हो, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम मीटर। ठीक है, और उसके आगे आपको फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है और ये मुतवाज़ी जोड़ में है। ठीक है, एम मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, ये दोनों के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए का सवाल भी आता है देखिए एग्ज़ाम में। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर का सबसे पहला तो फ़र्क ये है कि इसको बरक़ी रौ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर को दो नुक़ात के दरमियान बरक़ी ख़वा के फ़र्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए ये मज़ाहिम, यहाँ पे एक ऐसा तार जुड़ा हुआ है जिसकी मज़ाहिमत थोड़ी ज़्यादा है। ये नाइक्रोम का तार होता है।
यहाँ पे मज़ाहिम जुड़ा हुआ है। ये तार सिंपली आप देखे होंगे, देखो टेप रिकॉर्डर वगैरह की दुकान पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर। खैर आगे चीज़ आने वाली है, इसकी सिंबल इस तरह से है, ठीक है, उसमें मज़ाहिम जुड़ा हुआ है। फिर आगे ये बरखीराव जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये स्विच है, यानी बंद चालू करने का, ठीक है, और यहाँ पे आके ये मुकम्मल हो गया। तो बरखी दौर को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि दौर किसे कहते हैं? दौर, बचपन में आपने सुना होगा, बच्चे बोलते थे कि मेरा कुरान का एक दौर हुआ, कोई कहता था मेरा कुरान के 2 दौर हुए। तो दौर का क्या मतलब है ना? ये दौर का मतलब होता है किसी चीज़ का घूम फिर के अपना सफ़र मुकम्मल करके पहले मुकाम पर वापस आ जाना, उसे कहते हैं बरखी दौर। बरखी दौर का मतलब होता है कि जब देखिए यहाँ से करंट निकला है, ठीक है, और ये इसका मुस्बत सिरा, ये मनफी सिरा, ये मनफी सिरा, ठीक है। अब यहाँ से करंट आगे निकला है, दोबारा से ये वापस आ गया है, ठीक है। इस तरह से इसका एक चक्कर मुकम्मल हुआ, कहीं से ये डिस्कनेक्ट नहीं है, इसे कहते हैं बरखी दौर, ठीक है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं लिखी हुई, इसको हमको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये देखिए, यहाँ से देखिए शक्ल 3.5 में एक आम बरखी दौर दिखाया हुआ है। उस शक्ल में बरखीरों की पैमाइश मालूम करने के लिए एम मीटर और तार के दोनों सिरों के दरमियान बरखी खवा का फ़र्क मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया गया है। वोल्ट मीटर की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें से बहने वाली बरखीराव बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुशाहिदा कीजिए, इसके तहत आपको यहाँ पे 4 शक्लें दी हुई और आपसे सवाल पूछा हुआ है सामने की शक्ल में क्या गलती है तलाश कीजिए, ठीक है। तब हम देखते हैं इसमें क्या 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 गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो ये इसके अंदर देखिए आप क्या गलती है। यहाँ पे वायर डिस्कनेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी बल्ब को रोशन दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए वायर डिस्कनेक्ट है लेकिन बल्ब रोशन है। ये तीसरी वाली शक्ल देखिए, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, बरखी दौर मुकम्मल है, बरखी खाना जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। ये सब गलतियाँ इसके अंदर हैं। और आखिरी शक्ल में आप देख रहे हैं ये वाली कि बरखी दौर में रबर का टुकड़ा जुड़ा हुआ है, ये रबर का टुकड़ा, और रबर के टुकड़े से करंट नहीं गुजरता, तो इसमें बरखी बल्ब का रोशन होना नामुमकिन है। इस तरह से इन शक्लों में ये जो गलतियां दी हुई हैं इनको हमने अभी पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब और हम जो है दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा हुआ ये वाला, ठीक है। मुंदरजे झैल अशकाल BCD में बरखी बल्ब क्यों रोशन नहीं होता, वजाहत कीजिए। यानी ए, यहाँ पर ए शक्ल में तो बरखी बल्ब रोशन है, ई शक्ल में तो बरखी बल्ब रोशन है, ठीक है, लेकिन B, C और D इनमें बरखी बल्ब रोशन क्यों नहीं है, यहाँ पे हमको इसकी वजाहत करना है। देखिए यहाँ पर B शक्ल में वायर डिस्कनेक्ट है, C शक्ल में भी वायर डिस्कनेक्ट है, D शक्ल में भी वायर डिस्कनेक्ट है। वायर डिस्कनेक्ट होने की वजह से करंट का जो फ्लो है वो आगे नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से बरखी दौर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए इन जो शक्लें हैं B, C, D इसमें बरखी बल्ब रोशन नहीं होता। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेटिव टेबल दिया हुआ है, बरखी दौर के खाके में इस्तेमाल होने वाली अलामतें और उनके इस्तेमाल। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए बरखी खाना, ये बरखी खाना शक्ल ऐसी होती है, पेंसिल सेल वगैरह देखा होगा आपने, इसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है, अलामत ऐसी, और इसका जो इस्तेमाल है मौसिल के सिरों के दरमियान बरखी खवा का फ़र्क मुहैया करना। हाँ, इसी की वजह से देखिए बरखी खवा का फ़र्क मुहैया होता है, जिसकी वजह से
करंट बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बैटरी या सेल का मजमुआ। ये अगर आप सेल को एक के बाद एक जोड़ते चलें तो उनका जो मजमुआ है वो बैटरी कहलाता है। उसको शक्ल में अलामत में इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसका इस्तेमाल है मौसिल के सिरों के दरमियान ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क मुहैया करना। ठीक है, नेक्स्ट कुंजी देखिए, यानी खुला स्विच, ये वाला। ठीक है, शक्ल ऐसी होती है, हर घर में मौजूद है। ये सब चीज़ें बताने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल है मौसिल के सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को ख़त्म करके बरक़ी रौ के बहाव को बंद करना। ठीक है, उसके बाद बंद कुंजी यानी बंद स्विच, इसका इस्तेमाल है कि बरक़ी रौ के बहाव को शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट वन है मौसिल तार का जोड़। ये तार ऐसी होती है, ठीक है, उसको अलामत में इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये तार का क्या इस्तेमाल है? मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को बरक़ी रौ में जोड़ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मौसिल तार की क्रॉसिंग। मौसिल तार की क्रॉसिंग, ठीक है। अब ये दो तार, ये शक्लें इस तरह से होती है, उसकी अलामत ऐसी है, ये एक दूसरे को टच किए हुए बग़ैर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बग़ैर मौसिल जुड़े तारों की क्रॉसिंग, बग़ैर जुड़े तारों का उबूर बताना। ठीक है, अब बरक़ी बल्ब है नेक्स्ट। ये इसका इस्तेमाल सबको मालूम है, बरक़ी मज़ाहमत या मज़ाहम। ये देखिए, ये चीज़ आपके लिए हो सकता है नहीं हो। ये शक्ल इस तरह से होती है इसकी, और इस अलामत से इसको ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, ये अलामत में ऐसी ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग, ये इस तरह से ज़िगज़ैग इसलिए है कि ये बरक़ी रौ के बहाव में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मज़ाहिम या मज़ाहमत। ठीक है, तो यह इसका काम है बरक़ी दौर के बरक़ी बहाव को क़ाबू में रखना। ठीक है, नेक्स्ट वन है मुतग़य्यर मज़ाहमत, रियोस्टैट। ये लैब्स वग़ैरह में है, देखिए हमारे मौजूद मुतग़य्यर मज़ाहमत। इसमें क्या होता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा। हाँ देखिए, इसका ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको इधर ऐसे मूव किया जा सकता है फ्रीली, और जैसे जैसे उसको इधर लेफ़्ट राइट करेंगे तो वैसे वैसे उसकी मज़ाहमत बढ़ती है और कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं मुतग़य्यर मज़ाहमत। ठीक है, उसके अलामत यहाँ पे दी हुई है आपको। इसका इस्तेमाल क्या है कि मज़ाहिम में तब्दीली, बरक़ी दौर के बरक़ी बहाव को कम करना या ज़्यादा करना, इस तरह का इसका इस्तेमाल है। और लास्ट में जो दो चीज़ें हैं आपको, वो है एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गलती ये हो गई कि शक्ल को इधर देना चाहिए था और अलामत को इधर देना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। ये शक्ल है इसकी और ये वाली अलामत है। ठीक है, और एमीटर का इस्तेमाल जैसे कि हम अभी देख चुके हैं कि ये क्या करता है, बरक़ी दौर में बरक़ी रौ की पैमाइश करता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, ये बरक़ी ख़वा का फ़र्क मालूम किया जाता है उसके ज़रिए से। ठीक है,